हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। आज अपन इस वीडियो में सोशियोलॉजी सेकंड सेमेस्टर के लिए यूनिट 1 पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सोशियोलॉजी में अपनी फर्स्ट यूनिट है भारतीय समाज में ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया और समाज शास्त्रीय समझ। इस पर 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है भारतीय समाज के ऐतिहासिक विकास की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो भारतीय समाज के ऐतिहासिक विकास की दो प्रमुख विशेषताएं हैं निरंतरता और अनुकूलनशीलता। जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिक परिवर्तनों के साथ सह अस्तित्व में हैं। दूसरी विशेषता है विविधता में एकता, जहाँ विभिन्न धर्म, भाषाएं और संस्कृतियाँ एक साझा पहचान बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंधु घाटी सभ्यता ने भारतीय समाज की प्रारंभिक नींव कैसे रखी। तो सिंधु घाटी सभ्यता ने भारतीय समाज की प्रारंभिक नींव एक विकसित नगरीय नियोजन, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और व्यापारिक नेटवर्क के माध्यम से रखी। इसने जटिल सामाजिक संरचनाओं, कलात्मक अभिव्यक्तियों और संभवतः पारंपरिक धार्मिक विश्वासों का प्रदर्शन किया, जो बाद के समाजों को प्रभावित करते हैं। आपको बैकग्राउंड में वही सारा ही होगी। अक्सर जब अपन बरसात में बाहर निकलते हैं तो ये जानवर ज़्यादा ही बोलते हैं। अपने हिसाब से देखना, आप थोड़ा एडजस्ट करना थोड़ा सा। वैदिक काल ने भारतीय सामाजिक स्थिरीकरण को कैसे प्रभावित किया। तो वैदिक काल ने भारतीय सामाजिक स्थिरीकरण को वर्ण व्यवस्था की नींव रखकर प्रभावित किया। समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया, जो प्रारंभिक व्यावसायिक विभाजन था, लेकिन बाद में जन्म आधारित और कठोर होता गया, जिससे सामाजिक असमानताएं बढ़ी। मैं खुद और पागल हो जाता हूँ ऐसे इन पर गौर करता हूँ ना। तो केवल आप मेरी वॉइस पर ही ध्यान केंद्रित करना। मौर्य साम्राज्य ने भारतीय समाज को किस प्रकार एकीकृत किया। तो मौर्य समाज ने भारतीय समाज को एक केंद्रीकृत प्रशासन, मजबूत सैन्य शक्ति और साझा कानून व्यवस्था के माध्यम से एकीकृत किया। अशोक के धम्म नैतिक सिद्धांतों ने सामाजिक सद्भाव और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक साथ आए। क्वेश्चन नंबर 5 है मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने जाति व्यवस्था की कठोरता को चुनौती दी, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया, आम लोगों की भाषाओं में ईश्वर भक्ति पर जोर दिया। इसने सामाजिक समानता और मानवीय मूल्यों पर बल दिया, जिससे धार्मिक और सामाजिक सुधार हुए। क्वेश्चन नंबर 6 है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने भारतीय समाज में क्या संरचनात्मक परिवर्तन लाए। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने भारतीय समाज में कई संरचनात्मक परिवर्तन किए, जिनमें आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत, नए कानूनी ढांचे, नगरीकरण में वृद्धि और कृषि का वाणिज्यीकरण शामिल है। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक पूंजीवादी प्रणाली से जोड़ा, जिससे पारंपरिक संरचनाएं प्रभावित हुई। क्वेश्चन नंबर 7 है स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीय समाज को कैसे एकजुट किया। तो स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीय समाज को राष्ट्रवाद के साझा लक्ष्य के इर्द गिर्द एकजुट किया। इसने विभिन्न धार्मिक, भाषाई और जातीय समूहों को एक साझा दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया, जिससे एक सामूहिक पहचान और राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है जी.एस. धुर्वे के ग्रंथ आधारित दृष्टिकोण से आप क्या समझती हैं। तो जी.एस. धुर्वे का ग्रंथ आधारित दृष्टिकोण भारतीय समाज को समझने के लिए
प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों, शास्त्रों और साहित्य पर जोर देता है। उनका मानना था कि इन ग्रंथों में भारतीय समाज की मूलभूत संरचनाएं, मूल्यों और संस्थाओं जैसे कि जाति व्यवस्था को समझा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, धुर्य के दृष्टिकोण के अनुसार जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो धुर्यों के दृष्टिकोण के अनुसार जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं खंडीय विभाजन, पदानुक्रम, सामाजिक संपर्क पर प्रतिबंध, नागरिक और धार्मिक अक्षमताएं, विशेषाधिकार और पारंपरिक व्यवसाय का निर्धारण थी। उनका मानना था कि व्यवसाय जन्म आधारित थी। जो व्यवसाय होता था ना, वो जन्म पर आधारित होता था। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्षेत्रीय दृष्टिकोण भारतीय समाज को समझने के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्षेत्रीय दृष्टिकोण या फील्ड व्यू भारतीय समाज को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जमीनी एक हकीकत, क्षेत्रीय विविधता और स्थानीय प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जो केवल ग्रंथों से नहीं समझा जा सकता। यह बताता है कि कैसे सिद्धांत व्यवहार से भिन्न होते हैं, विशेषकर जाति और परंपरा के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्रंथ आधारित दृष्टिकोण और क्षेत्रीय दृष्टिकोण में क्या अंतर है? तो ग्रंथ आधारित दृष्टिकोण शास्त्रों और प्राचीन ग्रंथों पर निर्भर करता है, जो एक आदर्शवादी या सैद्धांतिक तस्वीर प्रस्तुत करता है। क्षेत्रीय दृष्टिकोण प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभवजन्य अनुसाधन पर आधारित होता है, जो समाज की वास्तविक, व्यवहारिक और क्षेत्रीय भिन्नताओं को उजागर करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्रंथ आधारित दृष्टिकोण की दो प्रमुख आलोचनाएं क्या हैं? तो ग्रंथ आधारित दृष्टिकोण की दो प्रमुख आलोचनाएं यह हैं कि यह समाज की क्षेत्रीय विविधता और गतिशीलता की उपेक्षा करता है, केवल एक आदर्शवादी या शास्त्रीय तस्वीर प्रस्तुत करता है। दूसरी आलोचना यह है कि यह सामाजिक परिवर्तन और संघर्षों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता, बल्कि स्थिर संरचनाओं पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्षेत्रीय दृष्टिकोण भारतीय गांवों में जाति व्यवस्था को कैसे देखता है? तो क्षेत्रीय दृष्टिकोण भारतीय गांवों में जाति व्यवस्था को एक गतिशील और जटिल वास्तविकता के रूप में देखता है, जहां जाति केवल पदानुक्रम नहीं है, बल्कि शक्ति संबंधों, आर्थिक निर्भरता और सामाजिक संपर्क को भी निर्धारित करती है। यह बताता है कि कैसे स्थानीय परिस्थितियों जाति प्रथाओं को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एन श्रीनिवास के अनुसार परंपरा की अवधारणा क्या है? यानी कि परंपरा क्या है? तो एन श्रीनिवास के अनुसार परंपरा एक गतिशील अवधारणा है, जो केवल अतीत से विरासत में मिली प्रथाएं नहीं है, बल्कि वे निरंतर पुनर्व्याख्या और अनुकूलन के माध्यम से विकसित होती हैं। परंपराएं सामाजिक परिवर्तन के साथ बदलती हैं और रूपांतरित होती हैं, यानी कि निरंतर बदलती रहती हैं परंपराएं। क्वेश्चन नंबर 15 है, श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा क्यों विकसित की? तो श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा इसलिए विकसित की ताकि वह यह साझा कर सकें कि कैसे निम्न जाति के समूह अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा करने के लिए उच्च जातियों की प्रथाओं और रीति रिवाजों और जीवन शैली को अपनाते हैं। यह सामाजिक गतिशीलता की एक प्रक्रिया है। अब मेंढक भी परेशानी कर रहा है। पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण में श्रीनिवास के अनुसार क्या अंतर है? तो श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण का अर्थ पश्चिमी जीवन शैली, मूल्यों और संस्थाओं को अपनाना है। आधुनिकीकरण एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तर्कसंगतता और दक्षता को अपनाना शामिल है, जो आवश्यक रूप से पश्चिमी नहीं है और स्थानीय संदर्भ में भी हो सकता है।
क्वेश्चन नंबर 17 है, श्रीनिवास के अध्ययनों ने भारतीय समाज को समझने में कैसे योगदान दिया? तो श्रीनिवास के अध्ययनों ने भारतीय समाज को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने ग्राम अध्ययनों के माध्यम से जमीनी हकीकत को उजागर किया, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण जैसी अवधारणाएं दी और दिखाया कि कैसे परंपरा और परिवर्तन भारतीय समाज में सह अस्तित्व में है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रभुत्वशाली जाति की अवधारणा का क्या महत्व है? तो प्रभुत्वशाली जाति की अवधारणा का महत्व यह है कि यह बताती है कि किसी गांव या क्षेत्र में आर्थिक, राजनीतिक और संख्यात्मक रूप से प्रभावी जाति कैसे स्थानीय शक्ति संरचनाओं को नियंत्रित करती है। यह जाति व्यवस्था की गतिशील और गैर निश्चित प्रकृति को उजागर करती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, श्रीनिवास के अध्ययनों में ग्राम को इकाई के रूप में क्यों चुना गया? तो श्रीनिवास के अध्ययनों में ग्राम को इकाई के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि उनका मानना था कि भारतीय समाज की मूलभूत संरचनाएं और प्रक्रियाएं गांवों में सबसे अच्छी तरह देखी जा सकती हैं। गांव जाति, धर्म और आर्थिक संबंधों का एक सूक्ष्म ब्रह्मांड होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, धार्मिक बहुलवाद भारतीय समाज के ऐतिहासिक विकास की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्यों है? तो धार्मिक बहुलवाद भारतीय समाज के ऐतिहासिक विकास की एक महत्वपूर्ण विशेषता है क्योंकि यह भारत ने अनेक धर्मों, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म को सह अस्तित्व में रहने की अनुमति दी है। यह विभिन्न धार्मिक परंपराओं और समुदायों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और सहिष्णुता को दर्शाता है। ऐसे करके अपने 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए यूनिट 1 पर। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। आज अपन सोशियोलॉजी सेकंड सेमेस्टर के लिए यूनिट 2 पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यूनिट 2 देख लें एक बार। भारतीय समाज की मूल संस्थाएं, ये है अपनी यूनिट 2। परिवार से आप क्या समझते हैं? इसकी दो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। तो परिवार रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण द्वारा जुड़े व्यक्तियों का समूह होता है जो एक सामान्य निवास साझा करते हैं और सामाजिक आर्थिक सहयोग प्रदान करते हैं। इसकी दो प्रमुख विशेषताएं हैं, यौन संबंध का नियमन और बच्चों का समाजीकरण व पालन पोषण। क्वेश्चन नंबर 2 है, विस्तृत परिवार और नाभिकीय परिवार में क्या अंतर है? तो नाभिकीय परिवार में केवल पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, जबकि विस्तृत परिवार में 2 या 2 से अधिक नाभिकीय परिवार एक साथ रहते हैं, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची जैसे रिश्तेदार भी शामिल होते हैं और वे संपत्ति व संसाधनों को साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय समाज में परिवार के स्वरूप में आए 2 प्रमुख परिवर्तन क्या हैं? तो भारतीय समाज में परिवार के स्वरूप में आए 2 परिवर्तन हैं, नाभिकीय परिवारों की बढ़ती संख्या विस्तृत परिवारों के स्थान पर, और अंतर जातीय अंतर धार्मिक विवाहों की बढ़ती स्वीकार्यता। नगरीकरण और औद्योगिकरण इन परिवर्तनों के मुख्य कारक हैं। यह नगरीकरण के कारण भी ये विवाह हो रहे हैं, अंतर जातीय अंतर धार्मिक। क्वेश्चन नंबर 4 है, विवाह से आप क्या समझती हैं? इसका सामाजिक महत्व क्या है? तो विवाह एक सामाजिक रूप से अनुमोदित और अक्सर धार्मिक रूप से स्वीकृत मिलन है जो 2 व्यक्तियों को एक साथ लाता है, जिससे परिवार स्थापित होता है। इसका सामाजिक महत्व है यौन संबंध का नियमन, बच्चों का वैध ठहराना, सामाजिक वंश को बनाए रखना और सामाजिक बंधन बनाना है। भारतीय समाज में विवाह के स्वरूप में आए 2 प्रमुख परिवर्तन क्या हैं?
तो भारतीय समाज में विवाह के रूप में आए दो परिवर्तन हैं प्रेम विवाह की बढ़ती संख्या और विवाह की औसत आयु में वृद्धि। महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता भी इन परिवर्तनों में योगदान दे रही है। यानी पढ़ लिख कर महिलाएं लव मैरिज कर रही हैं, है ना। रिश्तेदारी से आप क्या समझती हैं? इसकी दो प्रमुख भूमिकाएं क्या हैं? तो रिश्तेदारी क्या है भाई? रिश्तेदारी उन सामाजिक संबंधों से संदर्भित है जो रक्त, जन्म, विवाह या दत्तक ग्रहण से स्थापित होते हैं। कोयल भी बोल रही है ना। इसकी दो प्रमुख भूमिकाएं सामाजिक समर्थन, सुरक्षा और एकजुटता प्रदान करता है और वंश तथा संपत्ति के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है। भारतीय समाज में रिश्तेदारी व्यवस्था की निरंतरता कैसे बनी हुई है? तो भारतीय समाज में रिश्तेदारी व्यवस्था की निरंतरता अभी भी बनी हुई है क्योंकि सामाजिक पहचान, समर्थक नेटवर्क और संकट के समय सहायता प्रदान करती है। परिवार के उत्सव, धार्मिक अनुष्ठान और विवाह समारोह में रिश्तेदारी की भूमिका महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय परिवारों के सामने वर्तमान में दो प्रमुख मुद्दे क्या हैं? तो भारतीय परिवारों के सामने वर्तमान में दो मुद्दे हैं। बढ़ती अंतरपीढ़ीगत खाई, विशेषकर मूल्य और जीवन शैली में, घरेलू हिंसा की समस्या, इसके अतिरिक्त बुजुर्गों की देखभाल, बच्चों के पालन पोषण का बदलता स्वरूप और एकल अभिभावक परिवार की चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार में क्या अंतर है? तो पितृसत्तात्मक परिवार वह है जहाँ परिवार में पिता या सबसे बड़ा पुरुष सदस्य प्रमुख होता है और निर्णय लेता है तथा वंश परंपरा पिता के माध्यम से चलती है। मातृसत्तात्मक परिवार वह है जहाँ माता या सबसे बड़ी महिला प्रमुख होती है और वंश माता के माध्यम से चलता है। भारत में बहुत कम मातृसत्तात्मक परिवार है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतर्जातीय विवाह भारतीय समाज में कैसे परिवर्तन ला रही हैं? तो अंतर्जातीय विवाह भारतीय समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला रही हैं क्योंकि ये जाति व्यवस्था की कठोरता को चुनौती देते हैं, सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देते हैं और नए अधिक समावेशी सामाजिक नेटवर्क बनाते हैं। ये पारंपरिक सामाजिक मानदंडों को कमजोर कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जाति से आप क्या समझते हैं? इसके दो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो जाति एक जन्माधारित पदानुक्रमित सामाजिक स्तरीकरण प्रणाली है जो व्यक्ति के सामाजिक दर्जे, व्यवसाय और विवाह संबंधों को निर्धारित करती है। इसकी दो प्रमुख विशेषताएं हैं अंतर्विवाह, अपनी जाति के भीतर विवाह, और शुद्धता व प्रदूषण की अवधारणाएं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्ग से आप क्या समझते हैं और यह जाति से भिन्न कैसे है? तो वर्ग सामाजिक स्थिरीकरण का एक रूप है जो आय, संपत्ति, शिक्षा, व्यवसाय और जीवन शैली जैसे आर्थिक कारकों पर निर्धारित है, यानी इन पर आधारित है। यह जाति से भिन्न है क्योंकि वर्ग व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता संभव है। व्यक्ति वर्ग बदल सकता है जबकि जाति जन्म आधारित होती है और आमतौर पर स्थिर होती है। थोड़े से पैसे कमाओ, वर्ग बदल जाएगा लेकिन जाति तो वही रहेगी। जाति व्यवस्था भारतीय समाज में सामाजिक असमानता को कैसे बनाए रखती है? तो जाति व्यवस्था भारतीय समाज में सामाजिक असमानता को बनाए रखती है क्योंकि यह संसाधनों, अवसरों और शक्ति तक पहुंच को प्रतिबंधित करती है। विशेषकर निचली जातियों के लिए यह भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार और ऐतिहासिक रूप से निर्धारित पदानुक्रम को बनाए रखती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, शहरीकरण ने जाति व्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला है? तो शहरीकरण ने जाति व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। शहरों में अज्ञातता और विभिन्न जातियों के लोगों के साथ कार्यस्थल पर संपर्क ने जाति आधारित भेदभाव को कुछ हद तक कमजोर किया है। हालांकि जातिगत पहचान अभी भी विवाह और सामाजिक नेटवर्क में बनी हुई है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, जाति पंचायत की क्या भूमिका है? तो जाति पंचायत एक पारंपरिक निकाय है जो विशेष जाति के सदस्यों के सामाजिक और व्यवहारिक मानदंडों को नियंत्रित करती है। यह जातिगत विवादों को सुलझाती है, नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करती है और अपनी जाति के भीतर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करती है। नगर पर होने वाली पंचायत, नगर जाति के लिए होने वाली पंचायत जाति पंचायत। वर्ग चेतना से आप क्या समझते हैं? तो वर्ग चेतना से तात्पर्य एक ही वर्ग के व्यक्तियों को अपनी साझा आर्थिक स्थिति, हितों और सामूहिक पहचान के प्रति जागरूकता से है। यह उन्हें अपने वर्ग के सदस्यों के साथ एकजुट रहने और सामाजिक आर्थिक असमानताओं के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में मध्यम वर्ग के उदय के दो प्रमुख कारण क्या हैं? तो भारत में मध्यम वर्ग के उदय के दो प्रमुख कारण आर्थिक उदारीकरण और सेवा क्षेत्र का विस्तार है, जिससे नए रोजगार और आय के अवसर पैदा हुए हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा का प्रसार और वैश्वीकरण ने भी इस वर्ग के विकास में योगदान दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्ग व्यवस्था ने भारतीय समाज में गतिशीलता को कैसे बढ़ाया है? तो वर्ग व्यवस्था ने भारतीय समाज में गतिशीलता को बढ़ाया है क्योंकि व्यक्ति अपनी शिक्षा, कौशल और आर्थिक प्रयासों से अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। यह जाति के विपरीत ऊपर या नीचे की ओर सामाजिक गतिशीलता के अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जाति और वर्ग के बीच संबंध कैसे बदल रही हैं? तो जाति और वर्ग के बीच संबंध बदल रही हैं। जहाँ जाति की कठोरता कुछ कम हुई है, लेकिन यह अभी भी सामाजिक और राजनीतिक पहचान में महत्वपूर्ण है। वर्ग पहचान आर्थिक कारकों पर अधिक हावी हो रही है, जिससे एक ही जाति के भीतर वर्ग विभाजन भी देखने को मिल रहा है। यानी एक जाति में कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मध्यम है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आर्थिक वैश्वीकरण ने भारतीय समाज में वर्ग संरचना को कैसे प्रभावित किया है? तो आर्थिक वैश्वीकरण ने भारतीय समाज में वर्ग संरचना को गहरा प्रभावित किया है। इसने एक नए अभिजात वर्ग और मध्यम वर्ग का निर्माण किया है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। हालांकि इसने अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए असमानता और अनिश्चितता भी बढ़ाई है, जिससे वर्ग विभाजन और गहरा हुआ है। ऐसे करके यूनिट सेकंड पर भी अपने 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाय राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। आज अपन सोशियोलॉजी सेकंड सेमेस्टर पर जो अपनी थर्ड यूनिट है, इकाई 3 है, भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं, इस पर 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं? तो संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न जाति, जनजाति या अन्य समूह किसी उच्च जाति की प्रथाओं, कर्मकांडों, विचारधारा और जीवन शैली को अपनाते हैं ताकि वे सामाजिक पदानुक्रम में अपनी स्थिति को ऊपर उठा सकें। यह एक तरह की सामाजिक गतिशीलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संस्कृतिकरण की अवधारणा एम श्रीनिवासन ने दी थी। इसका मुख्य उद्देश्य यह समझाना था कि भारतीय समाज में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जाति व्यवस्था की कठोरता के बावजूद सामाजिक गतिशीलता कैसे संभव है, जहां समूह अपनी स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में द्विज जातियों की क्या भूमिका होती है? तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में द्विज यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जातियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि निम्न जातियां अक्सर उन्हीं की प्रथाओं और अनुष्ठानों का अनुकरण करती हैं। द्विज जातियों का जीवन शैली मानदंड के रूप में कार्य करती है, जिसे निम्न जातियां अपनाने का प्रयास करती हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है, संस्कृतिकरण के दो प्रमुख परिणाम क्या हैं? तो संस्कृतिकरण के दो प्रमुख परिणाम यह हैं कि यह निम्न जातियों की सामाजिक स्थिति में आंशिक सुधार, अक्सर कुछ पीढ़ियों के बाद, और संस्कृति का एक रूपता की ओर बढ़ना। यह स्थानीय परंपराओं के मानकीकरण की ओर ले जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संस्कृतिकरण की दो प्रमुख आलोचनाएं क्या हैं? तो संस्कृतिकरण की दो प्रमुख आलोचनाएं यह हैं कि यह जाति व्यवस्था की मूलभूत असमानताओं को चुनौती नहीं देता, बल्कि केवल पदानुक्रम में स्थिति बदलने का प्रयास है। दूसरी आलोचना यह है कि यह निम्न जातियों की मूल सांस्कृतिक पहचान की उपेक्षा करता है और उन्हें उच्च जातियों का अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी कि इनका ये मतलब है कि निम्न जातियाँ उभर नहीं सकती, केवल उनका ही अनुकरण करती हैं, उच्च जातियों का ही। संस्कृतिकरण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कैसे भिन्न हो सकता है? तो संस्कृतिकरण ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट होता है, क्योंकि वहाँ जातिगत पहचान और प्रथाएं अधिक दृढ़ होती हैं। शहरी क्षेत्रों में जहाँ अज्ञातता और विभिन्न जातियों के साथ संपर्क अधिक होता है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कम प्रत्यक्ष हो सकती है और सामाजिक गतिशीलता के अन्य मार्ग जैसे शिक्षा, व्यवसाय अधिक प्रमुख होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, संस्कृतिकरण के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता की प्रकृति कैसी है? तो संस्कृतिकरण के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता की प्रकृति सामूहिक और धीमी होती है, न कि व्यक्तिगत या तीव्र। यह आमतौर पर समूह के सामाजिक अनुष्ठानों और जीवन शैली में बदलाव के माध्यम से होता है, और इस स्थिति में वास्तविक बदलाव को मान्यता मिलने में समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं? तो पश्चिमीकरण एक उस प्रक्रिया से संदर्भित है जिसमें गैर पश्चिमी समाज पश्चिमी विचारों, मूल संस्थानों, प्रौद्योगिकी और जीवन शैली को अपनाते हैं। भारत के संदर्भ में यह ब्रिटिश शासन के दौरान और उसके बाद हुआ, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा, आधुनिक कानून और लोकतांत्रिक संस्थाएं शामिल हैं। मॉडर्न नहीं हो रही, आज की ड्रेस भी बदल रही है, वही है पश्चिमी क्षेत्र से अपन सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पश्चिमीकरण के दो प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं जिन्होंने भारतीय समाज को प्रभावित किया है? तो पश्चिमीकरण के दो प्रमुख क्षेत्र जिन्होंने भारतीय समाज को प्रभावित किया है वे है शिक्षा, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा, और तर्कसंगत सोच का प्रसार, और संस्थाएं संवैधानिक शासन, न्यायपालिका, नौकरशाही, खान पान का पहनावा और जीवन शैली से भी प्रभावित हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पश्चिमीकरण का भारतीय परिवार पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो पश्चिमीकरण का भारतीय परिवार पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जहाँ नाभिकीय परिवारों की संख्या बढ़ी है, महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है, और प्रेम विवाह और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। हालांकि पारंपरिक मूल्य अभी भी सह अस्तित्व में है। यानी कि नाभिकीय परिवारों की संख्या बढ़ी है, ये तो हानिकारक ही है। महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है, ये अच्छी बात है। प्रेम विवाह व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अधिक महत्व दिया है। प्रेम विवाह हुए हैं, ये कहाँ तक अच्छी बात है, ये तो जिन्होंने किया है उनको ही पता होगा, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी बढ़ी है। अब है क्वेश्चन नंबर 11, पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण से क्या अंतर है इन दोनों में? पश्चिमीकरण एक विदेशी पश्चिमी संस्कृति के तत्वों को अपनाना है, जो अक्सर प्रौद्योगिकी, शिक्षा और संस्थागत सुधारों पर केंद्रित होता है। संस्कृतिकरण एक ही समाज के भीतर उच्च जाति की प्रथाओं को अपनाना है, जिसका उद्देश्य सामाजिक पदानुक्रम में स्थिति को ऊपर उठाना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पश्चिमीकरण का भारतीय संस्कृति पर क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ा है? तो पश्चिमीकरण का सकारात्मक प्रभाव विज्ञान, तर्कसंगतता और आधुनिकता को बढ़ावा देना है। नकारात्मक प्रभाव में परंपरागत मूल्यों का शरण, उपभोक्तावाद में वृद्धि और कुछ हद तक सांस्कृतिक पहचान का नुकसान शामिल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है,
आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं? तो आधुनिकीकरण एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें एक समाज औद्योगिक विकास, नगरीकरण, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति, शिक्षा का प्रसार, तर्कसंगतता और लोकतांत्रिक मूल्य की ओर बढ़ता है। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, सामाजिक संरचना और मानसिकता को बदलती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आधुनिकीकरण के दो प्रमुख सामाजिक परिणाम क्या हैं? तो आधुनिकीकरण के दो प्रमुख सामाजिक परिणाम यह हैं कि सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होती है, व्यक्ति अपनी स्थिति बदल सकते हैं और भेदभाव व असमानता में कमी, जैसे कि जाति व लिंग आधारित यह विशेषज्ञता और नौकरशाही के विकास को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में आधुनिकीकरण और परंपरा के बीच क्या संबंध है? तो भारत में आधुनिकीकरण और परंपरा के बीच एक जटिल संबंध है। वे एक दूसरे के विपरीत होने के बजाय अक्सर सह अस्तित्व में रहते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आधुनिकीकरण पारंपरिक मूल्यों को बदल सकता है, लेकिन परंपराएं भी आधुनिक विचारों को स्थानीय संदर्भ में डालती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आधुनिकीकरण का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आधुनिकीकरण का भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। जहाँ लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ है, नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी है और जाति व धर्म के आधार पर राजनीति के साथ साथ विकास के मुद्दे भी प्रमुख हैं। मीडिया का बढ़ता प्रभाव भी एक परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 17 है, आधुनिकीकरण किस प्रकार एक द्विमुखी तलवार हो सकता है? तो आधुनिकीकरण एक द्विमुखी तलवार हो सकता है क्योंकि यह जहां आर्थिक विकास और जीवन स्तर में सुधार लाता है, वहीं यह पर्यावरण क्षरण, सामाजिक विघटन, आय असमानता और सांस्कृतिक मूल्यों के क्षरण जैसी नई समस्याएं भी पैदा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के विभिन्न हिस्से अधिक परस्पर जुड़े और निर्भर हो सकते हैं, विशेषकर अर्थव्यवस्था, संस्कृति और प्रौद्योगिकी के माध्यम से। ये सीमाओं के पार वस्तुएं, सेवाओं, पूंजी, लोगों और विचारों के प्रभाव को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसने विदेशी निवेश को आकर्षित किया है, निर्यात को बढ़ावा दिया है और सेवा क्षेत्र विशेषकर आईटी में वृद्धि की है। इसने उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाई है, लेकिन असमानताएं और नौकरी की अनिश्चितता भी बढ़ाई है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वैश्वीकरण का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो वैश्वीकरण का भारतीय संस्कृति पर दोहरा प्रभाव पड़ा है। इसने विश्वव्यापी सांस्कृतिक वस्तुओं और विचारों के प्रभाव को बढ़ाया है, जैसे पश्चिमी संगीत, फास्ट फूड, जिसमें वैश्विक ग्राम की भावना आई है। हालांकि इसने स्थानीय संस्कृतियों के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई है और कुछ हद तक पहचान के संकट भी पैदा किए हैं। हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। अपन सोशियोलॉजी सेकंड सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट कर दी थी, जिसमें अपन ने 1, 2, 3 इन यूनिट को कंप्लीट कर लिया था। आज अपन इस वीडियो में यूनिट 4 पर 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और आपको कोई सजेशन हो तो कमेंट के माध्यम से बताना। क्वेश्चन नंबर 1 है, कमज़ोर वर्ग से आप क्या समझते हैं? तो कमज़ोर वर्ग उन सामाजिक समूह को संदर्भित करता है जो ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक कारणों से हाशिए पर तक खिले गए हैं, यानी हंसने पर लोग हंसते हैं और जिन्हें अक्सर भेदभाव, अभाव या शोषण का सामना करना पड़ता है। इनमें अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, पिछड़े वर्ग, महिलाएं, बच्चे और दिव्यांगजन भी शामिल हैं। अनुसूचित जातियाँ कौन है?
और उनकी दो प्रमुख समस्याएं क्या हैं? तो अनुसूचित जातियां वे समुदाय हैं जिन्हें ऐतिहासिक रूप में अस्पृश्य माना जाता था और जाति व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर रखा गया है। उनकी दो प्रमुख समस्याएं सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव। अस्पृश्यता अस्पृश्यता का अवशिष्ट प्रभाव, आर्थिक व शैक्षणिक पिछड़ापन। क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुसूचित जनजातियां कौन हैं और उनकी दो प्रमुख समस्याएं क्या हैं? तो अनुसूचित जनजातियां वे समुदाय हैं जो परंपरागत रूप से अपनी विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव और आर्थिक पिछड़ेपन के लिए जाने जाते हैं। उनकी दो प्रमुख समस्याएं हैं वन संसाधनों तक पहुंच का नुकसान, वन कानूनों के कारण, और विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापन व पुनर्वास की समस्याएं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अन्य पिछड़े वर्ग कौन है और उन्हें आरक्षण क्यों दिया जाता है? तो अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग एससी और एसटी में शामिल नहीं है। उन्हें आरक्षण इसलिए दिया गया है ताकि ऐतिहासिक रूप से हुए अन्याय और अवसरों की कमी की भरपाई की जा सके। उन्हें शिक्षा व सरकारी नौकरियों में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुसूचित जातियों के सामने वर्तमान में अस्पृश्यता से संबंधित दो प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? तो अनुसूचित जातियों के सामने वर्तमान में अस्पृश्यता से संबंधित दो प्रमुख चुनौतियां हैं जातिगत हिंसा और घृणा, अपराधों का जारी रहना तथा सामाजिक समारोह और सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव। यद्यपि यह कानूनी रूप से प्रतिबंध है, व्यवहार में अभी भी चुनौतियां दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबंधित दो प्रमुख दुविधाएं क्या हैं? तो अनुसूचित जनजातियों के विकास में संबंधित दो प्रमुख दुविधाएं हैं विकास परियोजनाएं जैसे कि बांध के कारण उनके पारंपरिक आवासों और आजीविका का नुकसान तथा मुख्य धारा में शामिल होने पर उनकी विशिष्ट संस्कृति और पहचान के क्षरण का जोखिम। क्वेश्चन नंबर 7 है, ओबीसी के भीतर क्रीमी लेयर की अवधारणा क्या है और इसका क्या उद्देश्य है? तो ओबीसी के भीतर क्रीमी लेयर की अवधारणा का अर्थ है ओबीसी समुदाय के वे सदस्य जो आर्थिक रूप से संपन्न है और जिन्हें आरक्षण लाभ की आवश्यकता नहीं है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण के लाभ वास्तव में सबसे पिछड़े और ज़रूरतमंद ओबीसी तक पहुँचे, न कि सिर्फ संपन्न वर्ग तक। क्वेश्चन नंबर 8 है, अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक रूप से कौन कौन से दो प्रमुख सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं? तो अनुसूचित जातियों के लिए संविधान के रूप में दो प्रमुख सुरक्षा उपाय अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन और शिक्षा व सरकारी नौकरियों में आरक्षण अनुच्छेद 15 भाग 4 अनुच्छेद 16 भाग 4 प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा भेदभाव के खिलाफ कई कानूनी प्रावधान भी किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनुसूचित जनजातियों के लिए 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची का क्या महत्व है? तो 5वीं अनुसूची जनजातीय आबादी वाले राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वायत्त जिला परिषदों का प्रावधान करती है जो उन्हें स्वशासन और अपनी संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वन अधिकार अधिनियम 2006 अनुसूचित जनजातियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो वन अधिकार अधिनियम 2006 अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें वन भूमि पर उनके पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देता है, उनके निवास स्थान, आजीविका और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करता है और उन्हें विस्थापन से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक उत्थान हेतु सरकार की दो प्रमुख योजनाएं बताएं। तो कमजोर वर्ग के लिए शैक्षणिक उत्थान हेतु सरकार की दो प्रमुख योजनाएं मैट्रिकोत्तर
छात्रवृत्ति योजना और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सीटें आरक्षित की गई हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आर्थिक असमानता को कम करने में कमजोर वर्गों के लिए रोजगार सृजन कार्यक्रमों की क्या भूमिका है। तो आर्थिक असमानता को कम करने में कमजोर वर्गों के लिए रोजगार सृजन कार्यक्रमों जैसे मनरेगा, पीएम किसान की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये कार्यक्रम आजीविका प्रदान करते हैं, आय में सुधार करते हैं और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हैं, जिससे वे गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकल सकें। क्वेश्चन नंबर 13 है, महिलाओं को कमजोर वर्ग क्यों माना जाता है और उनके सामने दो प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। तो महिलाओं को कमजोर वर्ग इसलिए माना जाता है क्योंकि वे पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाओं के कारण भेदभाव, हिंसा, असमानता का सामना करती हैं। उनकी दो प्रमुख चुनौतियां हैं, लैंगिक आधारित हिंसा, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और शिक्षा व रोजगार के अवसरों तक सीमित पहुंच। क्वेश्चन नंबर 14 है, बाल विकास से संबंधित दो प्रमुख समस्याएं क्या हैं और सरकार क्या कर रही है, इसका उपाय क्या है। तो बालकों के संबंध में बाल विकास से संबंधित दो प्रमुख समस्याएं बाल कुपोषण और बाल श्रम है। सरकार पोषण अभियान जैसे कार्यक्रम चला रही है और बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम जैसे कानून के माध्यम से बाल श्रम पर रोक लगा रही है। यानी खाना भी दे रहे हैं बच्चों को स्कूल में, मिड डे मील, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिव्यांगजन को कमजोर वर्ग क्यों माना जाता है और उनकी दो समस्याएं क्या हैं। तो दिव्यांगजन को कमजोर वर्ग माना जाता है क्योंकि उन्हें सामाजिक बाधाओं, भेदभाव और आधारभूत संरचना की कमी के कारण शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उनकी दो समस्याएं अभिगम्यता का अभाव यानी फिजिकल एक्सेसिबिलिटी और सामाजिक रूढ़िवादिता का भेदभाव। दिव्यांगजन यानी कि जो थोड़े डिसेबल होते हैं फिजिकल से, थोड़ी यानी कि हाथ पैरों में दिक्कत है या फिर वैसे मेंटली हेल्थ से खराब है वो। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए सरकार की दो प्रमुख पहले क्या हैं। तो दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए सरकार की दो प्रमुख पहले सुगम्य भारत अभियान, सार्वजनिक स्थानों को सुलभ बनाना और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जो उनके अधिकारों की रक्षा करता है और भेदभाव को प्रतिबंधित करता है यानी रोकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वृद्धजन के सामने दो प्रमुख समस्याएं क्या हैं। यानी अपने बड़े बुढ़कों को क्या दिक्कत आती है बुढ़ापे में। तो वृद्धजन के सामने दो प्रमुख समस्याएं हैं, आर्थिक असुरक्षा, पेंशन की कमी, स्वास्थ्य खर्च और सामाजिक अलगाव व उपेक्षा। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और वृद्धजनों की कमी भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वृद्धजनों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा कौन से उपाय किए जा रहे हैं। तो वृद्धजनों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना, गरीब वरिष्ठ नागरिकों सहायता उपकरण और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना जैसी पहले की जा रही हैं। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम भी उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय को कमजोर वर्ग क्यों माना जाता है और उनके सामने कौन सी चुनौतियां आ रही हैं। तो भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय को कमजोर वर्ग माना जाता है क्योंकि उन्हें गंभीर सामाजिक भेदभाव, कलंक, हिंसा और पहचान की अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है। उनके सामने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने जैसी चुनौतियां नहीं है। चुनौतियां हैं, क्यों नहीं है यार, मतलब समस्याएं हैं उनके पास। क्वेश्चन नंबर 20 है, कमजोर वर्गों के लिए मुख्य धारा में लाने की अवधारणा का अर्थ क्या है। तो कमजोर वर्गों के लिए मुख्य धारा में लाने की अवधारणा का अर्थ है उन्हें समाज की सभी प्रक्रियाओं और विकास के अवसरों में समान भागीदार बनाना। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और निर्णय लेने में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से शामिल हो। ऐसे करके 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।
अगर इसकी PDF चाहिए तो अपनी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर और कोई डाउट हो, पर्सनल मेरे से बात करनी है, तो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको भी फॉलो कर लेना। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।